Hello bachcho, welcome to the Gen Next chemistry classes. It is our second lecture on atomic structure. In this lecture we will discuss the discovery of protons and Thomson's model. In the first lecture we have covered the discovery of electrons. That means these atoms now possess the negative charge. If these atoms possess the negative charge, there must be positive charge as well, because it is clear that the atoms are as a whole neutral. तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने अब क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज को ढूंढना शुरू किया. सारे साइंटिस्ट, यानी हम कहेंगे बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें लग गए. जे थॉमसन ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, बट फाइनली दिस प्रोटॉन और द पॉजिटिव चार्ज इट वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन. तो गोल्डस्टीन ने फाइनली इस चार्ज को डिस्कवर किया. ही यूज्ड द सेम सीआरटी ट्यूब, वही सीआरटी ट्यूब उन्होंने भी यूज किया, बट विद फ्यू ऑफ द मॉडिफिकेशंस. वो मॉडिफिकेशंस हम पहले लिखेंगे. ये सीआरटी ट्यूब है विद इलेक्ट्रोड्स, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था. It is here vacuum pump. This is the glass tube and high voltage applied across the electrodes. तो हम modifications लिखते हैं. First modification क्या था? Perforated cathode was used. Perforated cathode. Perforated cathode. ये cathode जो है यहाँ है, that was perforated. इसमें holes बनाए गए इस cathode में. उनका purpose क्या था? आगे आपको समझ आएगा. Second point was that the fluorescent screen was placed on this side. अभी तक ये यहां से हमने रखा था कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए. अब हमने यहां से वो रखा, वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन. तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन was placed on cathode side. It was placed on cathode side. तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन कैथोड साइड से रखा गया, राइट. Third modification was the pressure of the gas inside the discharge tube. It was increased. तो हम कहेंगे third point, pressure of gas inside discharge tube was increased. It was increased. कितना रखा गया? 10 raised power -1 mm of Hg. अब क्या पाया गया? When this high voltage was applied across these electrodes, what was found? There were some visible rays. These visible rays, they were coming from the anode towards the cathode. And producing the scintillations here on the zinc sulfide screen. इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे इन एनोड, या हम कहेंगे जो रेज यहां से आ रही थी एनोड से, उनकी वजह से सिंटिलेशन यानी चमक आ रही थी, राइट. तो ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे. ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन था कि ऑन पासिंग हाई वोल्टेज करंट there are some visible rays which are produced from anode side. They are moving towards the cathode side and producing scintillation. तो हम कहेंगे on passing high voltage current there are some visible rays. ये यहां पे इंपॉर्टेंट है. विजिबल को हम लिख सकते हैं कलर्ड भी. कलर्ड रेज, देयर आर सम कलर्ड रेज मूविंग फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड. They are moving from anode towards cathode. How it was found? It was found by the scintillation on zinc sulfide screen. इसी वजह से ये मूवमेंट इनका यहां से यहां डिटेक्ट हुआ. तो these rays, colored rays, visible rays, they were called as the anode rays. तो हम लिखेंगे दूसरा इसमें, these invisible rays, or sorry, visible rays were called as एनोड रेज. इन्हीं का नाम एनोड और इनका दूसरा नाम कैनॉल रेज. तो इनका नाम पड़ा एनोड रेज और द कैनॉल रेज. एनोड रेज क्यों? बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड, इसलिए एनोड रेज इनका नाम पड़ा. कैनॉल रेज क्यों? ये पास हो रहे थ्रू दीस होल्स और कैनॉल्स और परफोरेशंस इन द कैथोड, इसलिए इनका नाम दूसरा था कैनॉल रेज. अब एज यूजुअल जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में देखा कि इनकी प्रॉपर्टीज फिर पढ़ी गई, यानी कैथोड रेज की जैसे प्रॉपर्टीज पढ़ी गई, इनकी भी प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट फीचर्स पढ़े गए. लेकिन यहां तक तो ये किया था गोल्डस्टीन ने, लेकिन जो प्रॉपर्टीज इनकी है वो हमें जे थॉमसन ने ही डिटेल में बताया. तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एनोड रेज पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज. properties of anode rays.
चलिए हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज, साथ साथ आप नोट करते जाइए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए जे थॉमसन ने क्या किया, जो वहां मॉडिफिकेशन की थी वो पहले यहां की सारे, पहली मॉडिफिकेशन ये टी यहां पे रखा, टी उन्होंने रखा, टी वॉज मेटालिक। असल में वो क्रॉस है ये, बिकॉज जे थॉमसन वॉज ए क्रिश्चियन, दीज क्रिश्चियंस दे हैव दैट टी हैंगिंग, तो वही टी जो है वही उन्होंने यहां पे रखा, दैट टी इज जनरली मेटालिक, तो वो टी उन्होंने रखा और यहां पे वो इसका शेडो आ गया। So it was clear that there are some of the rays which are coming from this side and they are striking this T and producing the shadow or casting the shadow of this T, alright? और दूसरी बात ये थी, शेडो तभी बनता है जब रेज स्ट्रेट लाइन्स में ट्रेवल करती है। मेरा शेडो तभी बनता है बोर्ड पे जो यहां से लाइट आ रही है, दैट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। तो हम यहां पहला पॉइंट लिखेंगे, दीज एनोड रेज, शॉर्ट में मैं AR लिखता हूं, anode rays travel in straight lines, they travel in straight lines, this is the first point, they travel in straight lines because they cast the shadow of the obstacle or object or opaque object placed in front of them। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, दूसरी बार उन्होंने क्या किया, he placed a paddle wheel, this is the paddle wheel, जैसे वहां रखा था हमने, यहां भी पैडल व्हील उन्होंने रखा। पैडल व्हील जब रखा गया तो क्या देखा उन्होंने, दिस पैडल व्हील रोटेटेड, नाउ द डायरेक्शन वाज दिस, तो वहां कुछ और डायरेक्शन था कैथोड रेज की वजह से, तो यहां ये रोटेशन होने लगा, दैट मीन्स दिस पैडल व्हील व्हिच इज लाइट पैडल व्हील, इट रोटेटेड बिकॉज ऑफ दीज एनोड रेज, दैट मीन्स दीज एनोड रेज दे possess काइनेटिक एनर्जी, दैट इज मोशन एनर्जी। तो हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एनोड रेज possess kinetic energy, how it was proved, by placing the paddle wheel, light paddle wheel, and this light paddle wheel rotated because of these anode rays। third point an important point, third point क्या था, अब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया अक्रॉस दिस डिस्चार्ज ट्यूब, यहां से उन्होंने एक प्लेट नेगेटिव की रखी, यहां से एक पॉजिटिव प्लेट रखी, इन्हें कनेक्ट किया यहां सोर्स के साथ, यहां कनेक्ट किया इन्हें, तो दिस वाज द पॉजिटिव प्लेट, दिस वाज द नेगेटिव प्लेट, व्हाट वाज फाउंड, दीज एनोड रेज दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दिस, तो एनोड रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, their deflection simply means that they are positively charged because they were attracted towards the negative electrode in electric field। तो हम लिखेंगे anode rays deflected towards negative plate in electric field, that means they are positively charged। इससे ये क्लियर हो गया इनका चार्ज पॉजिटिव है, therefore are positively charged, तो इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या था, एक हॉर्स शू मैग्नेट लाया गया, दिस वाज द हॉर्स शू मैग्नेट, यहां पे एक हॉर्स शू मैग्नेट रखा गया, दिस वाज से सपोज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, तो जब हॉर्स शू मैग्नेट रखा गया, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड across this discharge tube, what was found, again these anode rays they deflected, what was the deflection, whether that was inside board, outside board, above, below, that is not the question here, यहां हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो जो भी डिफ्लेक्शन था वो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव रेज के लिए ही होता है, तो हम कहेंगे डिफ्लेक्शन जो यहां मैग्नेटिक फील्ड में एनोड रेज का था, दैट सिंपली शोज दैट दीज anode rays they are positively charged। तो हम कहेंगे फोर्थ पॉइंट, deflection in magnetic field shows that they are positively charged। Important point again, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड शोज दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। हाँ, वो डिफ्लेक्शन हम निकाल सकते हैं किस तरह का था वो आप आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड शोज दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड।
क्लियर? दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट क्या किया गया? नाउ फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या किया गया? नाउ दीज इलेक्ट्रोड्स वर चेंज्ड, इलेक्ट्रोड्स वर चेंज्ड। ये जो इलेक्ट्रोड यहां पे था, ये मान लीजिए पहले कॉपर का था या सिल्वर का था, गोल्ड का था या प्लेटिनम का था। अब इन्होंने इस इलेक्ट्रोड को चेंज किया, एनोड को भी चेंज किया, दोनों चेंज किए। तो ट्राई किया, कभी कैथोड चेंज किया, कभी एनोड चेंज किया, कभी दोनों चेंज किए। तो फिर हुआ क्या? these anode rays, they remained the same. That means these anode rays, they are independent of the nature of these cathodes or anodes, or in other words we can say anode rays are independent of the nature of electrodes. तो हम लिखेंगे anode rays are independent of the nature of electrodes. By nature we mean simply the material of electrodes. कभी कॉपर, कभी प्लेटिनम, कभी गोल्ड, जो भी यूज किया, रिजल्ट्स were the same, डिफ्लेक्शन वही था, सब कुछ वही था। सिक्स्थ पॉइंट में क्या किया गया? नाउ इनसाइड हमें पता है गैस है, इनसाइड गैस है। तो ये जो गैस इनसाइड था, इट वॉज चेंज्ड। दैट मीन्स कभी ऑक्सीजन रखा, कभी नाइट्रोजन रखा, कभी हाइड्रोजन रखा, कभी नियॉन रखा, कभी हीलियम रखा। डिफरेंट गैसेस के लिए ट्राई किया गया और क्या पाया गया, क्या देखा गया? नेचर ऑफ द एनोड रेज, इट वाज चेंजिंग विद द गैस। तो हम कहेंगे जो एनोड रेज है, देयर नेचर चेंजेस विद द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो हम कहेंगे जो गैस यहां पे आप रखेंगे उसी हिसाब से आपकी एनोड रेज भी आएंगी। दैट मीन्स देयर इज लिंक बिटवीन गैस एंड एनोड रेज, कोई रिलेशन है एनोड रेज और गैस का। तो हम कहेंगे एनोड रेज आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस taken in discharge tube, taken in discharge tube। गैस आप चेंज करेंगे तो एनोड रेज डिफरेंट। मान लीजिए आपने नियॉन यूज किया, एनोड रेज डिफरेंट थी। अब आपने ऑक्सीजन यूज किया, एनोड रेज डिफरेंट थी। अब आपने कोई और गैस यूज किया तो एनोड रेज डिफरेंट थी। तो ये आपको आगे क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या था? जे थॉमसन ने अब E/m रेशियो यानी चार्ज बाय मास रेशियो, अब उन्होंने जैसे कैथोड रेज के लिए उन्होंने किया था, यहां भी उन्होंने वही किया। अब उन्होंने चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। चार्ज बाय मास रेशियो उन्होंने डिफरेंट गैसेस के लिए यहां कैलकुलेट किया। मान लीजिए पहले ऑक्सीजन रखा, चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट किया। नियॉन रखा, चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट किया। उसके बाद कोई और गैस रखी, चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट किया। तो उन्होंने क्या देखा? चार्ज बाय मास रेशियो was changing with the changing gas। तो इसका मतलब हो गया this charge by mass ratio was dependent on, it was proportional to what? The gas taken in the discharge tube। तो हम कहेंगे charge by mass ratio is dependent on the nature of gas taken, इट वॉज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन। ये जो भी गैस हमने यहां पे लिया उसी हिसाब से E/m रेशियो जो है, चार्ज बाय मास रेशियो जो है, वो भी चेंज हो रहा था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी जे थॉमसन की, क्योंकि उन्होंने हर एक गैस के लिए ट्राई किया था। फाइनली उन्होंने हाइड्रोजन के लिए भी ट्राई किया। तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने क्या देखा? फॉर हाइड्रोजन दिस चार्ज बाय मास रेशियो वॉज मैक्सिमम, हाइएस्ट फॉर हाइड्रोजन। सारे गैसेस का उन्होंने जब कंपेयर किया, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा था। तो हम लिखेंगे E/m रेशियो, दिस वाज 7th पॉइंट, दिस इज 8th पॉइंट। E/m रेशियो फॉर हाइड्रोजन वाज मैक्सिमम। हमें पता है E/m है, ये E इज चार्ज, m इज मास या डिनोमिनेटर में है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है वो सबसे कम है, इट इज लाइटेस्ट गैस इन पीरियोडिक टेबल। तो यहां सबसे कम होगा, ऑब्वियसली होना चाहिए E/m कम, सॉरी ज्यादा। तो यहां मैक्सिमम वैल्यू था E/m के लिए हाइड्रोजन का। और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, इससे भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या थी? उन्होंने देखा जो हाइड्रोजन का ये
ई बाई एम था और बाकियों का ई बाई एम था, इट वॉज समवट रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे, क्या रिलेशन थी? उन्होंने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया, हाइड्रोजन के ई बाई एम रेशियो को उन्होंने कैलकुलेट किया, हाइड्रोजन के लिए उन्होंने कैलकुलेट किया और वैल्यू क्या आया? 9.58 इंटू 10⁴ कूलम्ब्स पर ग्राम। ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज ई बाई एम फॉर हाइड्रोजन। उन्होंने जब इसे कैलकुलेट किया इस वैल्यू को, उन्होंने देखा बाकी गैसेस के लिए जो वैल्यूज ई बाई एम के आ रहे थे, दे वर होल नंबर डिवाइजर्स ऑफ दिस वैल्यू। दोस ऑल वैल्यूज, अगर उन्होंने नियॉन गैस रखा, नियॉन गैस का जो वैल्यू आया दैट वाज होल नंबर डिविजिबल बाय दिस नंबर, बाय दिस ई बाई एम रेशियो। दैट मीन्स हाइड्रोजन के जो ई बाई एम रेशियो आ रहा था, ऑल वायर होल नंबर डिविजिबल बाय दिस। तो इससे क्लियर हो गया कोई ना कोई रिलेशन है। तो इससे क्या कंक्लूड किया गया? इससे कंक्लूड किया गया जब हमने यहां पे हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन रखा, हमें पता है हाइड्रोजन के पास, ये तब भी पता था, हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, नॉकआउट करेंगे, तो वहां बचता क्या है? सिर्फ प्रोटॉन ही बचता है, हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन बचता है। तो इन्होंने कहा जो एनोड रेज बनती है तब जब यहां हाइड्रोजन रखा गया हो, दोज एनोड रेज आर एक्चुअली द प्रोटॉन्स। तो हम कहेंगे एनोड रेज व्हेन गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज द प्रोटॉन्स। लेकिन ये प्रोटॉन्स नाम इन्होंने नहीं दिया, हम इसे नोट भी करेंगे, नोट हम इसे करेंगे। एनोड रेज when gas taken in discharge tube was hydrogen were called as protons। लेकिन प्रोटॉन्स तो इन्होंने नाम नहीं दिया, यही आप लिखेंगे, इट वॉज रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने असल में ये नाम दिया था, रदरफोर्ड ने नाम दिया था, दिस वॉज कॉल्ड एज द प्रोटॉन्स। तो ये क्लियर होना चाहिए हमें, राइट। तो वो रेज जो हाइड्रोजन जब हम गैस रखेंगे, उन रेज को हम कहते हैं प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स जो नाम है वो हमें रदरफोर्ड ने दिया। याद आप रखेंगे, ये सीरियली आप याद रखेंगे। गोल्डस्टीन को जाता है क्रेडिट, जे थॉमसन ने सारे एक्सपेरिमेंट्स इसमें किए और फाइनली रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स का नाम दिया। अब आगे क्या, जरा हम समझ लेते हैं कि ये जो एनोड रेज अब है, ये आती कहां से है क्या ये असल में? देखिए यहां पे हमारे पास, मान लीजिए आप ऑक्सीजन गैस है, अगर ऑक्सीजन गैस यहां पे है, मान लीजिए यहां से हमारे पास जो रेज है, पहले ही हमें पता है यहां से रेज जा रही है कैथोड रेज, एंड दे आर स्ट्राइकिंग दिस ऑक्सीजन। व्हेन दे आर स्ट्राइकिंग दिस ऑक्सीजन दे विल नॉक आउट, क्योंकि ये जो कैथोड रेज है इनके पास होता है आयोनाइजेशन पावर। जब इनके पास आयोनाइजेशन पावर है, दे कैन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर। जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये इसका पॉजिटिव चार्ज कर देंगे, दिस विल बी द पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो आप वहां हो जाने वाला नहीं है, दैट विल कम दिस वे। तो पॉजिटिव चार्ज तो यहां आएगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो इसलिए ये असल में जो गैस है दैट इज द ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। तो आप लिखेंगे ओरिजिन ऑफ एनोड रेज इज गैस taken in discharge tube, gas taken in discharge tube। जो origin इनका है that is actually the gas taken in discharge tube। क्लियर? दूसरी बात, जरा हम यहां कैथोड रेज के बारे में भी थोड़ा सा यहां बता देते हैं। उनका origin जो है, उनका origin था कैथोड, ये हमें पता है, कैथोड से भी ऑरिजिनेट होती थी, बिकॉज दिस कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो वहीं से आती थी। लेकिन यहां पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने क्या कहा, अगर ये ऑक्सीजन था, इलेक्ट्रॉन यहां से नॉकआउट किया गया बिकॉज ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ दीज कैथोड रेज, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? दिस विल मूव दिस वे। तो असल में जो कैथोड रेज थी वो तो एक यहां से आ रही थी और दूसरा वो गैस से भी निकल रही थी। तो हम कहेंगे ऑरिजिन ऑफ कैथोड रेज इज कैथोड एज वेल एज द गैस टेकन। हम लिखेंगे यहां, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑरिजिन ऑफ cathode rays is gas taken and the cathode
एक तो कैथोड है और दूसरा गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये इनका क्लियर ओरिजिन है। तो इससे ये अब क्लियर हो गया, देयर आर सम रेज व्हेन हाइड्रोजन इज टेकन इन इट दो दे वर कॉल्ड एज द प्रोटॉन्स। तो ये एनोड रेज जब हाइड्रोजन हमने यूज किया उनको हम कहते हैं प्रोटॉन्स। एंड दीज प्रोटॉन्स दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, they are the fundamental particles of all the atoms. How it was proved, how it was assumed, असल में इसकी एविडेंस यहीं से मिली हमें E/m रेशो से। जो E/m रेशो था ऑफ हाइड्रोजन और बाकियों का जो हमने कंपेयर किया तो हमने देखा दे वर ऑल होल नंबर डिवाइजर्स ऑफ द E/m रेशो ऑफ हाइड्रोजन। तो फाइनली हमने ये कंक्लूड किया प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स। प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो प्रोटॉन का जो चार्ज है E/m तो हमने बता दिया इसका क्या है। अब प्रोटॉन का जो चार्ज है मान लीजिए E, इसका हम पॉजिटिव लिखेंगे यहां क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है जो हमने प्रूव किया। तो दिस चार्ज इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो ये चार्ज होता है प्रोटॉन का कूलम्स में। उन्होंने तब दिया था ESUs में, फिर हमने ये स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट किया कूलम्स में। तो दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड दिस चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड इट इज कॉल्ड एज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको हम कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बट दैट इज नेगेटिव। यानी दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज द यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इनका चार्ज एक जैसा होता है बट अपोजिट इन साइन। चार्ज का मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा लेकिन अपोजिट इन साइन होता है। तीसरी बात, मास ऑफ प्रोटॉन। ये मास ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना इजी है जब आपके पास E/m भी है, आपके पास ये चार्ज भी है। यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये चार्ज 1.602 × 10⁻⁻19 m यहां से आपको आपका निकल आएगा। तो वो m क्या था, दैट वाज 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स। आप इसे केजीज में भी बना सकते हैं, 10⁻27 केजीज आएगा। तो दिस वाज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड दिस मास ऑफ प्रोटॉन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 1.0072 AMU। तब आपको क्या करना है, इसे आपको डिवाइड करना है 1 AMU से, दैट इज 1.66 × 10⁻24। तो वैल्यू जो आता है वो ये आता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो ये सारे वैल्यूज आप प्रोटॉन के बारे में भी याद रखेंगे। तो इट वाज क्लियर कि प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल द एटम्स। तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। अब समस्या क्या थी, मसला क्या था, मसला था कि अब पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। हाउ दीज चार्जेस आर अरेंज्ड इन द एटम्स। एटम्स में तो है अभी, लेकिन कैसे बैठते हैं एटम्स में ये, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने बहुत सारे मॉडल्स दिए। और सबसे पहला मॉडल जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव मॉडल, वो था J.J. थॉमसन का मॉडल। दैट वाज वेरी सिंपल मॉडल कॉल्ड एज J.J. थॉमसन मॉडल। तो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं J.J. थॉमसन का मॉडल। तो आप लिखेंगे थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल। इस थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, दैट इज प्लम-पडिंग मॉडल, प्लम-पडिंग मॉडल। और हम इसे कहते हैं वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। चलो मॉडल में यहां लिख लेता हूं मॉडल। ये जो थॉमसन मॉडल है इसे हम कहते हैं वाटरमेलन मॉडल भी, प्लम-पडिंग मॉडल भी। इसे दिया था J.J. थॉमसन ने। दिस मॉडल इज सिंपल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। यहां हम बनाएंगे, इन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज जो है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, स्प्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। मान लीजिए जो आप वाटरमेलन आपने देखा होगा, वाटरमेलन में जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज द रेड पोर्शन, तो ये स्प्रेडेड है, इसे यहां दिखाने की जरूरत नहीं है, सारा तो वही है। जो आपका वाटरमेलन है उसका वो पॉजिटिव ही तो सारा है, और उस पॉजिटिव में कुछ सीड्स होते हैं, आपने देखा होगा सीड्स उसमें होते हैं, दो सीड्स दे आर इलेक्ट्रॉन। तो हम चलो आपके लिए मैं दिखा देता हूं पॉजिटिव पॉजिटिव यहां, अदरवाइज ये इस तरह से दिखाने की जरूरत नहीं है।
ये मान लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज जो है दैट इज एम्बेडेड इन इट, ऐसे एम्बेड किया गया है। अब जितना एटम के पास नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर सेम, पॉजिटिव और नेगेटिव तो सेम होना चाहिए, क्योंकि एटम्स एज अ होल आर न्यूट्रल। जितने आप इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे उतने ही प्रोटॉन्स। ये पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने दिखाया, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि इतने पॉजिटिव चार्जेस है, इसका मतलब है स्प्रेडेड है। चाहे इसके बाद एक ही प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन है, दैट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द एटम्स। तो ये स्प्रेडेड है ये पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जो है वो एम्बेडेड है, इसी में एम्बेड किया हुआ है। तो ये मॉडल इतना ही था। इस मॉडल से हमें एक चीज क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जो एटम्स हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो वो तो यहां से क्लियर हो गया कि एटम्स आर एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन दूसरी बात जो काफी इंपॉर्टेंट थी, 1911 के आसपास अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आ गया रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया। वो जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वहां ये फेल हो गया। तो ये थ्योरी जो है ये हमें रिजेक्ट करनी पड़ी। तो हम लिखेंगे इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, यानी Thomson's theory, according to this theory, positive charge is present in spreaded form as a sphere, or it is spreaded in the form of a sphere. तो पॉजिटिव चार्ज होता है इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, एंड नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन इट, इट इज एम्बेडेड इन इट। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इसमें एम्बेड किया हुआ है। तो हम लिखेंगे दिस मॉडल could explain the electrical neutrality of atoms, but it could not explain the results of alpha scattering experiment। हाँ, इतना तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में इन्होंने बता दिया, लेकिन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो आगे आने वाला है काफी इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसके रिजल्ट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है, थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला है उसके काम के लिए, क्योंकि दिस वाज प्रिमिटिव वर्क, काफी पहले का ये काम है। तो इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस मॉडल ऑफ एटम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटॉन डिस्कवरी एंड थॉमसन्स मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, उससे पहले हम करेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो थर्ड लेक्चर से तो ज़्यादा ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आगे आने वाले हैं। तो होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।